तो चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑब्जेक्टिव का महत्व आजकल के युग में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का महत्व बढ़ गया है। तो आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान के पहली अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, उससे लिया गया है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर पूछने की संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से ही ना आता है। इसलिए आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में ऐसा कौन सी बात लिख गई है, लिखा गया है जो असत्य है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इस नियम के तहत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो अच्छा से समझ लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पीबीओ को क्या पढ़ते हैं, लेड ऑक्साइड। और यहाँ पे देखिए एस है, एस को मतलब सॉलिड, ठीक उसी तरह एस का यहाँ भी मतलब क्या हुआ, सॉलिड यानी कि ठोस है। और कार्बन है, जब लेड ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण करता है, लेड यानी कि लेड धातु निर्माण करता है। इसको सीसा भी पढ़ते हैं, यानी कि पीबी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीसा भी पढ़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो समझ गए। तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यानी कि इस चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी कथन है, यानी ऐसा कौन सा बात है जो असत्य लिखा गया है इस अभिक्रिया के अनुसार। तो चलिए समझते हैं। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको उपचयित पदार्थ किसे कहते हैं और अपचयित पदार्थ किसे कहते हैं, इसको समझना होगा। तो जैसे कि उपचयन अभिक्रिया के बारे में समझ चुके हैं आप लोग, क्योंकि हम अगले वीडियो में सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, और विस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम पहले समझा चुके हैं। चलिए अब सीखते हैं। जैसे कि जब किसी अभिकारक में यानी कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक उसी तरह जब किसी अभिक्रिया में या जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपचयित पदार्थ। और अपचयन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयित पदार्थ। यानी कि देखिए लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड से यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन हट गया है ना। और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो उसे क्या कहेंगे, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा उसे क्या कहेंगे, उसे तो हम अपचयित पदार्थ यानी कि अपचयन न कहेंगे। ठीक उसी तरह देखिए तो लेड ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा थोड़ी अपचयित हो रहा है। यहाँ पे पूरा पदार्थ को न देखिएगा, देखिए ये कथन असत्य हो गया। सीसा थोड़ी है, यहाँ पे पीबीओ है ना, यानी कि लेड ऑक्साइड न अपचयित हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से न ऑक्सीजन हट रहा है। तो समझे, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है सीसा अपचयित हो रहा है, यानी कि सिर्फ शीशे तो को चर्चा किया है। इसका मतलब यह है सीसा अपचयित हो रहा है, यह कथन गलत है। तो कौन अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है। ठीक उसी तरह देखिए कार्बन में क्या हो, यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आज जब उपचयन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उपचयित पदार्थ। यहाँ पे देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन न उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा उसे न कहेंगे हम लोग उपचयित। यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो कार्बन यानी कि उपचयित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यह भी गलत है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ए एवं बी है, ए एवं बी होगा। यानी कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सीसा अपचयित हो रहा है, ये कथन गलत है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी कथन गलत है। तो क्या कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुट गया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो वह उपचयित हो जाता है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाता है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो हाँ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है। और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो वह क्या होगा, अपचयित होगा, यानी कि अपचयन होगा। अपचयन को ही ना हम लोग अपचयित कहते हैं। तो समझ गए इस प्रश्न के अनुसार। अब आइए दूसरे।
तो आइए इस बात को हम लोग और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि उपचयित पदार्थ क्या होता है और अपचयित पदार्थ क्या होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग के बीच में यदि कन्फ्यूजन रह जाए, यानी कि आप कन्फ्यूजन में आ जाइएगा तो एग्ज़ाम में सही करके नहीं ना आइएगा। तो चलिए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे CuO यानी CuO को क्या पढ़ते हैं? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में आपसे पूछ देगा कि अपचयित पदार्थ क्या है और उपचयित पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है ना, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुटा था और यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है। और हम लोग जानते हैं जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन हटता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। और अपचयन को ही ना अपचयित पदार्थ कहते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी कि अपचयित हो रहा है। तो अपचयित पदार्थ क्या बोलेंगे इस अभिक्रिया के लिए? वो यहाँ आप देखिए 1 नंबर में कॉपर ऑक्साइड क्या है? अपचयित पदार्थ। क्या है? अपचयित पदार्थ। क्यों अपचयित पदार्थ है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है। और हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अकेले है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उपचयित पदार्थ। यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयित हुआ है, यानी उपचयन हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? पहली नंबर में, दूसरा नंबर में देखिए हाइड्रोजन क्या है? उपचयित पदार्थ हो गया। समझ गए? ठीक उसी तरह इस अभिक्रिया में देखिए, ठीक उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि उपचयित पदार्थ क्या होता है और अपचयित पदार्थ क्या होता है। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, ZnO को क्या पढ़ते हैं? जिंक ऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन, जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में आपसे पूछ देगा कि अपचयित पदार्थ बताइए और उपचयित पदार्थ बताइए। तो अपचयित पदार्थ किसे कहेंगे? अपचयित पदार्थ उसको कहेंगे जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हट गया हो। यानी कि देखिए जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखिए तो जिंक के साथ अकेले है ना, यानी कि ऑक्सीजन हट गया है। और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है उसे क्या कहते हैं? अपचयित पदार्थ। यानी कि जिंक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ। ठीक उसी तरह कार्बन देखिए, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयित पदार्थ। यहाँ पे देखिए कार्बन अकेले था और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। इसका मतलब यह क्या है? उपचयित पदार्थ। यानी कि कार्बन के यहाँ क्या है? उपचयित हुआ है। तो समझ गए उपचयित और अपचयित में क्या अंतर होता है। तो अपचयित किस पदार्थ को कहेंगे? अपचयित उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन हट गया हो। और उपचयित किस पदार्थ को कहेंगे? उपचयित उस पदार्थ को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन जुट गया हो। यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयित। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटेगा तो उसे क्या कहेंगे? अपचयित। तो समझ गए अपचयित और उपचयित में क्या अंतर है। तो ये एग्जाम के दृष्टि से आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में Fe2O3 को क्या पढ़ते हैं? फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच अभिक्रिया होती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको अभिक्रिया पहचानना है। ये चारों ऑप्शन में पहचानना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है। तो यानी कि Al2O3 क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही है इसका। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है ना डी सही होगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के ये प्रकार है, ये उदाहरण है। किस लिए है, क्यों है यह विस्थापन अभिक्रिया को? तो आइए समझते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जब किसी अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को अलग कर देता है तो उसे हम लोग विस्थापन करते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ना लोहा से अधिक सक्रिय धातु है। एल्युमिनियम लोहा से अधिक सक्रिय धातु है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि हम अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को हम अलग कर देंगे, यानी कि अपने से जो भी कम रहेगा ना उसको अलग कर देंगे। तो एल्युमिनियम अधिक है और लोहा कम है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? लोहा को अलग कर देगा। यहाँ देखिए लोहा अलग है ना, अकेले है ना। तो समझ गए Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम के बीच अभिक्रिया होने के साथ Al2O3 प्लस 2Fe का निर्माण होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है अपने से कम सक्रिय धातु Fe को अलग कर दिया है। तो समझ गए इसके बारे में। तो यहाँ तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आप लोगों को सक्रियता श्रेणी जानना होगा। अगर आप सक्रियता श्रेणी के बारे में जान लेते हो तो विस्थापन अभिक्रिया समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? तो सक्रियता श्रेणी में वैसी बात लिखी गई है जो कौन सी सक्रिय धातु है, यानी कौन से अधिक सक्रिय धातु है और कौन सी कम सक्रिय धातु है। इस बात का पता हम लोग सक्रियता श्रेणी से ही पता लगाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, जो जितना ऊपर है वो उतना अधिक सक्रिय धातु है और जो जितना नीचा है वो उतना कम सक्रिय धातु है। तो यहाँ पे देखिए तो पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। और एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, तो पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, ये इसके बाद Fe। तो यहाँ पर देखिए Fe नीचे ना है और एल्यूमिनियम ऊपर में है, तो एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि अधिक सक्रिय धातु को हम अलग कर देंगे अपने से कम सक्रिय धातु को, यानी कि एल्यूमिनियम Fe को अलग कर देगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए तो एल्यूमिनियम Fe को अलग कर दिया है ना, यहाँ पर Fe अलग ही ना है। तो समझ गए इस प्रकार के एग्जाम्पल को। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो समझ गए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, इसके बाद टीन हो गया, शीशा हो गया, इसको लेड पढ़ते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन, ये कॉपर। तो जो जितना ऊपर है वो उतना अधिक सक्रिय धातु है। इसके बाद ये क्रमबद्ध है, इसके बाद ये Fe पर से आएगा टीन, इसके बाद आएगा लेड, इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, इसके बाद आएगा कॉपर। तो समझ गए, इसको याद रखिएगा तो आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया समझने में सॉलिड है। तो आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी कि लोहे के चूर्ण को जब हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो इसके बाद क्या बनता है। तो लोहा तो धातु है, तो धातु कैसे पहचानेंगे। धातु का पहचानने का तरीका यह है कि धातु को पीटिएगा ना, वह टन टन की आवाज़ देगा। किसी पदार्थ को पीटने पर टन टन का आवाज़ देता है तो वह धातु होता है। और क्या होता है, धातु सुचालक होता है, यानी कि धातु के एक सिरे पर करंट दीजिएगा और दूसरे सिरे को टेस्टर से जांचिएगा तो टेस्टर बढ़ने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि वह धातु है। तो धातु क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। और लोहा तो धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। और हम लोग जानते हैं कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस। तो पहली ही ऑप्शन सही हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है और आयरन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो समझ गए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो इसका उत्तर ये होगा, पहली ऑप्शन होगा। तो समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं जो ऑब्जेक्टिव मतलब आए टिक लगाते चले गए, टिक लगाते चले गए, अब विद्यार्थी कुछ समझा नहीं, अब वीडियो बना के चले गए। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह होता है कि विद्यार्थी का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोग एक ऑब्जेक्टिव से कई ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझ जाने के बाद आप लोग कई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लीजिएगा। तो पूरा डिटेल में न पढ़िएगा तो कितना विद्यार्थी को लगता होगा मात्र 3 ही ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने में इतना समय ले लिया। तो ये समझिए कि 3 ही ऑब्जेक्टिव को हम पूरा डिटेल में बताए, और जब पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो समय लगेगा ही ना। तो समय लगने दीजिए, लेकिन समझिए बात को, ये बहुत बड़ी बात है।